हेलो फ्रेंड्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू यूपीएससी मंत्रा। आज से हम पीटी 365 इकोनॉमिक्स से अपने क्लासेस की शुरुआत करेंगे। पीटी 365 क्या है? एक इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, विजन आईएएस, जिसका सालाना कंपाइलेशन आता है करंट अफेयर का, उसको पीटी 365 के नाम से जानते हैं। वैसे तो करंट अफेयर हर महीने भी आता है, मंथली मैगजीन्स आती हैं इसकी, पर इसका वार्षिक कंपाइलेशन यानी एक संग्रह जो सालाना संग्रह के नाम से पॉपुलरली जाना जाता है, उनमें से कुछ ठीक ठाक करंट अफेयर्स में से इस करंट अफेयर को शामिल किया जाता है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे इकोनॉमिक्स से। अच्छा, अलग अलग सब्जेक्ट्स का करंट अफेयर जो है, जैसे पॉलिटी, इकोनॉमी, सोसाइटी, इसके साथ साथ इंटरनेशनल रिलेशंस वगैरह, ये सारे के सारे टॉपिक्स हम एक एक करके शुरुआत करेंगे और हम हिंदी और इंग्लिश की अलग सीरीज रखेंगे, जिससे कि बच्चों का बीच में, हिंदी वाले बच्चों का या फिर इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स का जो है वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो सके। बाइलिंगुअल क्लासेस में इसका कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है, खूब कोशिश करने के बाद भी कई बार इंग्लिश ज़्यादा यूज़ हो जाती है या फिर हिंदी जो है वो ज़्यादा यूज़ हो जाती है। तो हम एक सेपरेट सीरीज़ रखेंगे हिंदी की भी और इंग्लिश की भी। आज से शुरुआत हम करते हैं अपनी इकोनॉमी की क्लासेस से, अर्थव्यवस्था की क्लासेस से। तो पीटी 365 इकोनॉमिक्स से हिंदी में आज से हम अपनी इस पीटी 365 संकलन की शुरुआत करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताएं, एक समीक्षा। इकोनॉमिक्स में पिछले एक साल में कौन कौन से डेवलपमेंट्स हुए हैं, उनको हम इन क्लासेस में देखेंगे। ये करंट अफेयर है, पूरे साल का सालाना करंट अफेयर है। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम एक इंडेक्स या सूची की तरफ नजर डालते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें इसमें कवर करने होंगे। अगर हम ध्यान से देखें तो जो टॉपिक्स हमारे पास हैं, उन टॉपिक्स में बेसिकली जो हमें कवर करने हैं वो है, पहला टॉपिक हमारा हो जाएगा भारतीय अर्थव्यवस्था, अतीत, वर्तमान और भविष्य। भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी, अतीत, वर्तमान और भविष्य, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। पहला टॉपिक है इसका इंट्रोडक्शन, इसकी भूमिका। दूसरा, भारतीय अर्थव्यवस्था और समृद्धि का एक कालक्रम, 2014 तक अर्थव्यवस्था की समृद्धि की यात्रा और उस यात्रा से कौन कौन से हमने सबक लिए हैं, उन लेसन्स के बारे में जानकारी। इसके अतिरिक्त सन 2014 से 2024 तक रूपांतरणकारी समृद्धि का दशक, जो इस डिकेड को बोला जाता है, उस दशक के हमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करने हैं। 2014 से 2024 का जो दशक है, उसमें भारत की समृद्धि के चालक कौन कौन से रहे हैं, ड्राइवर्स कौन कौन से रहे हैं इंडिया की ग्रोथ के, उन चालकों को हमें देखना है। भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष कौन कौन सी चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों को, उन चैलेंजेस को हमें देखना है। इसके बाद भावी राह, आगे की राह क्या है, अमृतकाल की यात्रा, इससे क्या तात्पर्य है। दूसरा टॉपिक हमारा रहेगा भारतीय अर्थव्यवस्था से कौन कौन से कारक रेजिलिएंट बताए गए हैं। रेजिलिएंट एक इंग्लिश का शब्द है जिसका मतलब है शोक या चोट के बाद उससे उभरने में समर्थ, कि कौन व्यक्ति कितना ज़्यादा रेजिलिएंट है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है एक देश जिसे हम जापान कहते हैं। जापान भौगोलिक दृष्टिकोण से ऐसी जगह पे लोकेट हुआ है जहाँ नेचुरल डिजास्टर्स आते रहते हैं, लेकिन फिर भी जापान एक ऐसा देश है जो उन सभी शोक और चोट की सभी कारणों से, समस्याओं से पुनः उठ खड़ा होता है। इसलिए इस शब्द को पॉपुलरली हम रेजिलिएंट शब्द बोलते हैं, शोक, चोट या दुख आदि से पुनः खड़े होना, उनसे उभर के। कौन कौन से टॉपिक्स इसके अंदर हम पढ़ेंगे? घरेलू अर्थव्यवस्था, उपभोग संबंधी मांगों में लचीलापन, निवेश आधारित आर्थिक समृद्धि को सक्षम करना, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने वाली कृषिगत क्षेत्रक नीतियों के बारे में पढ़ना। ये हमारे दो टॉपिक्स हुए। इसके बाद तीसरा टॉपिक हमारा रहेगा जिसको हम पॉपुलरली जो है जानते हैं घरेलू अर्थव्यवस्था के नाम से, डोमेस्टिक इकोनॉमी के नाम से। भारतीय अर्थव्यवस्था के कारक जो रेजिलिएंट बताए गए हैं उनको पढ़ेंगे। उसमें कौन कौन से टॉपिक्स और रहेंगे हमारे? भारतीय उद्योग को बढ़ावा देने वाले सुधार, यानी हम रिफॉर्म्स के बारे में चर्चा करेंगे। डिजिटल अवसंरचना और नागरिक केंद्रित सेवाओं की डिलीवरी, ऋण सृजन में सुधार
बढ़ती अर्थव्यवस्था में निवेश संबंधी आवश्यकताओं का समर्थन करने के लिए वित्तीय बाजारों का विकास, समष्टि अर्थशास्त्रीय स्थिरता बनाए रखना, इसके बारे में हम करंट अफेयर में जो न्यूज़ रही है हाल ही में उसको देखेंगे। मानव संसाधन के बारे में हम चीज़ों को देखेंगे, जिसके अंतर्गत कल्याण को सक्षम बनाने के साथ विकास को संतुलित करना, इसके बारे में हम कुछ चीज़ों को कवर करेंगे जो कि हाल ही में बहुत ज़्यादा चर्चा में रही है। इसके अतिरिक्त हमें देखना है कि वेलफेयर यानी कल्याण के प्रति एक नया दृष्टिकोण, क्या है वो दृष्टिकोण, वेलफेयर के प्रति अपनाया गया नवीन दृष्टिकोण किस प्रकार लाभदायक है, उसके बेनिफिट्स क्या हैं। महिलाओं के नेतृत्व वाला विकास, 2047 तक लैंगिक लाभांश का दोहन, लंबी अवधि पर फोकस, पिछले दशक में रोजगार की स्थिति, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में रहा, इसके बारे में हम चीज़ें पढ़ेंगे। कौशल विकास और उद्यमिता, भारत का बाह्य क्षेत्रक, ये एक्सटर्नल सेक्टर जो इंडिया का है वो भी बहुत पॉपुलरली चर्चा में रहा था। अनिश्चितताओं के बीच सुरक्षित मार्ग क्या है उसको तलाशना, वस्तु व्यापार में लचीलापन, चालू खाते में सकारात्मक संतुलन, ये चालू खाता, पूंजी खाता, ये क्या है, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है ना। तो हम बैलेंस ऑफ पेमेंट अकाउंट देखेंगे और ये जानेंगे कि ये क्या है, चालू खाता, पूंजी खाता, इन सभी चीज़ों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो पूंजी खाते के बारे में भी हमें करंट की चीज़ों को अपडेट करना है। बाह्य क्षेत्र के लिए आगे की राह, जो फ्यूचर जो वे है या फिर वे अहेड है, आगे की राह क्या है, किसके सेक्टर में, पूंजी खाते के अलावा बाह्य सेक्टर में। बाह्य सेक्टर क्या होता है, इसको इंग्लिश में एक्सटर्नल सेक्टर बोलते हैं। तो एक्सटर्नल सेक्टर में आगे का क्या रास्ता है उसको भी हम देखेंगे। तो सालाना जो करंट अफेयर है उसको कंपाइल कर दिया जाता है इस मैगजीन में। अगला टॉपिक हमारा रहेगा जलवायु कार्यवाही यानी क्लाइमेट एक्शन। कौन कौन सी चीज़ें क्लाइमेट से रिलेटेड, क्लाइमेट एक्शन से रिलेटेड है, उनको भी हम देखेंगे। अनुकूलनशीलता को बनाए रखने की दिशा में भारत की जलवायु कार्यवाही यानी हम क्लाइमेट चेंज के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। आउटलुक क्या है उसको हम देखेंगे। तो ये हमारे कुछ ज्वलंत मुद्दे रहेंगे करंट अफेयर्स के, जिनको हम आगे आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे। तो इंडेक्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं उनको हम शुरू करते हैं। इसके अलावा कुछ टॉपिक्स हमारे जो हैं उनको भी देख लेते हैं। इकोनॉमिक्स में मोस्टली जो क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आते हैं, उन प्रीलिम्स वाले क्वेश्चंस में ज़्यादातर जो आपके क्वेश्चन इकोनॉमी वाले सेक्टर में होते हैं, उसमें से अप्लाइड क्वेश्चंस और करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। मान के चलो अगर 20 प्रश्न आते हैं तो उन 20 प्रश्नों में लगभग जो है 12 से 13 प्रश्न जो हैं वो करंट अफेयर की इकोनॉमिक्स से आ जाते हैं। करंट अफेयर्स के अलावा जो अप्लाइड इकोनॉमिक्स होती है वहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब शुरू करते हैं अपनी क्लासेस को पहले टॉपिक से। भारतीय अर्थव्यवस्था के कौन कौन से ऐसे पहलू हैं जिनके बारे में हमें करंट अफेयर से चीज़ों को कवर करना है, राइट। चलिए शुरू करते हैं। तो पहली हमारी इंफॉर्मेशन रहेगी भारतीय अर्थव्यवस्था अतीत, वर्तमान और भविष्य, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। अगर आप वित्त वर्ष 2024 और 2025 की बात करो तो भारत की जो आर्थिक समृद्धि दर है वो 7% या उससे ज़्यादा रहने की संभावना है, राइट। भारतीय अर्थव्यवस्था और समृद्धि का कालक्रम, जरा इस कालक्रम को देखते हैं। 1950 से लेकर 2014 का ये जो हमारा कालक्रम रहा है, इस कालक्रम में कौन कौन सी घटनाएं घटी हैं और ये कालक्रम कैसे आगे बढ़ा, जरा इस पर एक गौर डालते हैं। 1950 के दशक को पहले देखते। 1950 का जो दशक था, उस दशक में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। ये वही भारत है जो आपने इतिहास में पढ़ा होगा जिसे सोने की चिड़िया कहते थे। अगर सन 1700 की बात करो तो भारत की हिस्सेदारी वैश्विक आय में लगभग 22.6% थी, जो कि ब्रिटिश के आने के बाद और ब्रिटिश के भारत छोड़ने के बाद बहुत ज़्यादा खराब हो गई स्थिति। तो 1952 में ये मात्र 3.8% थी, राइट। भारत ने क्या किया कि भारत ने स्वयं को समृद्धि और आधुनिकीकरण की राह में आगे लाने के लिए सरकारी स्वामित्व वाले उद्यमों द्वारा तीव्र औद्योगिकीकरण के माध्यम से आत्मनिर्भरता हासिल की। भारत ने क्या किया, भारत ने गवर्नमेंट
ओरिएंटेड या गवर्नमेंट डोमिनेटेड इंडस्ट्रीज या सेक्टर्स को डेवलप किया जिस पर सरकार की जो है वो पकड़ रहेगी, जो सरकार के यानी पब्लिक सेक्टर के अंतर्गत आएंगे। गवर्नमेंट ने कई सारे सेक्टर्स को अपने अधीन रखा और फिर सरकार ने कोशिश की कि आत्मनिर्भरता लाई जा सके, राइट। तो ये जो दशक रहा 1952 से 1960 का दशक, इस दशक में औसतन जो वृद्धि दर है वो मात्र 3.9% थी। ध्यान रहे, भारत अभी अभी आज़ाद हुआ है और ब्रिटिश भारत को पूरी तरह निचोड़ कर जा रहे हैं, तो भारत के पास विकास के लिए कुछ भी नहीं है। भारत बिल्कुल शून्य से, स्क्रैच से शुरुआत कर रहा है। 1960 के दशक में आपको पता ही होगा 1962 और 1965 में दो बड़े युद्ध हुए। 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ और 1965-66 में भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ। 1965 के इस युद्ध के बाद भारत में भयंकर सूखा पड़ा, कराधान की उच्च दरें बढ़ गईं और अर्थव्यवस्था पर व्यापक सरकारी नियंत्रण हो गया। इसके चलते हम ग्रो नहीं कर पाए। इस दशक में भारत का जो वृद्धि दर था मात्र 4.1% रहा। 1970 के दशक में अगर हम देखें तो इस दशक में रुपए का 57% अवमूल्यन हुआ। गंभीर राजनीतिक अस्थिरता हुई। आपको पता होगा कि इमरजेंसी वाला जो काल था 1970 के दशक में ही था। 1975 में आपातकाल लगाया गया और इन सभी घटनाओं के चलते एक बार फिर से ब्रेक लग गया इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्रोथ के ऊपर। इसके अलावा एक और वैश्विक घटना हुई जो बहुत पॉपुलरली आप इकोनॉमिक्स में पढ़ते हो, जिसमें हम देखते हैं, इसको हम तेल संकट के नाम से जानते हैं। तेल संकट ग्लोबली, वैश्विक रूप से एक ऑयल क्राइसिस वाली सिचुएशन भारत में देखी गई जो पूरे दुनिया को चपेट में ले चुकी थी। तो इस प्रॉब्लम को भी हमने देखा था 1970 के दशक में, राइट। इसलिए आर्थिक जो वृद्धि दर है उसमें बढ़ोतरी नहीं हुई बल्कि गिरावट हुई। इस दौरान इस दशक में जो वृद्धि दर थी वो 2.9% रही। 1980 के दशक की बात करते हैं। जो हमने अभी 1970 का दशक देखा था, आई बेग पार्डन, उस 1970 के दशक में जो औसतन वृद्धि दर है वो 2.9% की गिरावट के साथ देखी गई, राइट। 1980 के दशक की बात करें तो इस दशक में भारत ने घरेलू स्तर पर प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए कई सारे सुधार किए, जैसे मूल्य पर नियंत्रण हटाया, आयात शुल्क में कटौती की। इसके अलावा घरेलू उद्योग को डी लाइसेंस किया। डी लाइसेंसिंग का मतलब है कि लाइसेंस राज को धीमे धीमे सरकार ने खत्म किया। लाइसेंस राज खत्म होने से प्राइवेट सेक्टर की शुरुआत धीमे धीमे भारत में देखी जाएगी। बड़े पैमाने पर अगर देखें तो सरकारी खर्च और मॉडेस्ट उदारीकरण भारत में लागू किया गया। धीमे धीमे लिबरलाइजेशन की शुरुआत हुई राजीव गांधी जी के टाइम पीरियड में, राइट। अब सकल घरेलू उत्पाद जो था, जीडीपी था, उसकी वृद्धि दर सुधर कर 5.7% हो गई। कब? 1980 के दशक में। अब बढ़ते हैं अगले दशक में, 1990 के दशक में। ये वही दशक है जब सोवियत संघ का विघटन हुआ, यानी जो आज रशिया है, जो पहले यूएसएसआर था, उसका डिसइंटीग्रेशन हुआ, सोवियत संघ का विघटन हुआ, ये टूट गया कई देशों में। इसके साथ साथ इराक और कुवैत का युद्ध चल रहा था और भारत में अनस्टेबल सरकारी खर्च देखा गया। आंतरिक सामाजिक और राजनीतिक माहौल जो भारत का था उसके चलते भारत ने भुगतान संतुलन संकट विटनेस किया, देखा। भुगतान संतुलन संकट क्या होता है? आपने एक टर्म पढ़ा होगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी क्राइसिस, राइट। अब ये बीओपी क्राइसिस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या है, एक नजर जरा इस पे मारते हैं। भुगतान संतुलन, भुगतान संतुलन, बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इसमें हम मोस्टली दो सूचियां बनाते हैं, तैयार करते हैं, दो सूचियां। पहली सूची हमारी होती है, पहली सूची हमारी होगी इसमें करेंट अकाउंट की, यानी चालू खाता की। किसकी होगी? चालू खाता, करेंट अकाउंट। और दूसरी होगी हमारी पूंजी खाता की, राइट, पूंजी खाता की। एक हम इसमें लिस्ट बनाते हैं रेवेन्यू यानी राजस्व की, और एक हम बनाते हैं खर्च की, राइट। चालू खाता क्या होता है? चालू खाता वो है जो एक वित्त वर्ष में जिसका लेन देन पूरा हो जाए, और पूंजी खाता वो है जिसको एक से ज़्यादा समय लगे, एक वर्ष से ज़्यादा समय लगे
अपने लेन देन को कंप्लीट करने में, है ना। तो राजस्व में हम देखेंगे चालू खाता में, यानी एक वित्तीय वर्ष में कितना पैसा आया और कहाँ कहाँ से आया, और कितना पैसा खर्च हुआ और कहाँ कहाँ से खर्च हुआ। ऐसे ही पूंजी खाते का राजस्व सूची और पूंजी खाते की खर्च सूची। बैलेंस ऑफ पेमेंट संकट वो होता है जब जो भारत को घाटा हुआ है चालू खाते में, उस घाटे को पूरा करने के लिए हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व होते हैं, लेकिन जब ये हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसकी क्राइसिस होती है या संकट आता है, तब हमारा जो फॉरेक्स रिजर्व होता है वो भी चालू खाते और पूंजी खाते में हुए घाटे को कवर करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। उसको हम बीओपी क्राइसिस बोलते हैं, राइट। तो ऐसा हमने भारत में देखा। कौन से टाइम पीरियड में? ये हमने देखा 90 के दशक में, है ना। 1991 और 92 में भारत ने कोई पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की, बल्कि 2 वार्षिक योजनाएं लागू करी थी, और 1992 से दोबारा पंचवर्षीय योजनाएं शुरू हुई। कारण यही था जिसको अभी हमने देखा कि 1990 के दशक में भुगतान संतुलन संकट देखा गया। क्यों? क्योंकि बाहरी संकट से इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित हुई। भारतीय संकट कौन कौन से? सोवियत यूनियन का विघटन हुआ, इराक कुवैत का युद्ध चल रहा था। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। भारत ने क्या किया? भारत ने विनियमन और व्यापार में उदारीकरण जैसे सुधार किए, यानी हमने धीमे धीमे अपनी इकोनॉमी को खोलना शुरू किया, जिसको पॉपुलरली भारत में लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन और प्राइवेटाइजेशन के नाम से जानते हैं। अब इस दशक के मध्य में पूर्वी एशियाई वित्तीय संकट दोबारा से शुरू हुआ। कृषि क्षेत्र में गिरावट हुई, यानी एग्रीकल्चर सेक्टर में दोबारा से गिरावट देखी गई। सत्ता में बार बार होने वाले बदलाव, इन सभी चीज़ों को, जिसमें पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी, राजनीतिक अस्थिरता सबसे इम्पोर्टेंट है, इन सब के चलते भारत में जो अर्थव्यवस्था की वृद्धि है, उस वृद्धि की गति में एक प्रभाव देखा गया, और उस प्रभाव के चलते ये वृद्धि जो है वो स्लो डाउन हो गई, मंदी हो गई, धीमी हो गई। 1980 के दशक में अगर वास्तविक रियल जीडीपी आप देखो, सकल घरेलू उत्पाद, तो इसकी वृद्धि औसतन 5.8% प्रति वर्ष देखी गई, जो एक बहुत ही सराहनीय विकास कार्य है। अब बढ़ते हैं 2000 के दशक की तरफ। सन 2000 के दशक में कौन कौन सी चीजें इंडियन इकोनॉमी में देखी गई? 2000 का जो दशक है, उस दशक की शुरुआत में घरेलू आर्थिक गतिविधियों में तेजी देखी गई, कॉरपोरेट जगत का एक बेहतर प्रदर्शन देखा गया, निवेश अनुकूल माहौल देखा गया, जिसके चलते भारत में एफडीआई को प्रमोट करने के स्टेप्स उठाए जाने लगे। 2000 है, उस दशक में भारत की जो दशकीय औसत वृद्धि है, डिकेडल ग्रोथ रेट, वो 6.3% प्रति वर्ष हुई, जो अगेन एक सराहनीय कार्य है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। 2008 में एक वैश्विक वित्तीय संकट आया, सन 2008 में। इससे क्या हुआ? समृद्धि की गति और उससे जुड़ी जो चीज़ें हैं, उनमें दोबारा से समस्या देखने को मिली। जब जब ग्लोबल क्राइसिस कोई आएगी, उस ग्लोबल क्राइसिस से इंडियन इकोनॉमी भी, भारतीय अर्थव्यवस्था भी अछूती नहीं रहेगी किसी भी वैश्विक संकट से। कारण क्या है? कारण ये है कि अब भारत लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बाद इस पूरे दुनिया का एक अभिन्न अंग बन चुका है। अब पूरी दुनिया जो है वो एक जो है डिजिटल मार्केट बन चुकी है, तो लगभग सभी अर्थव्यवस्थाएं उससे प्रभावित रहती हैं। हमने सन 2000 के दशक में देखा कि बैंकों में बैड डेब्ट्स बढ़ने लगा। बैड डेब्ट्स क्या होते हैं? जैसे अगर बैंकों ने बहुत बड़ी तादाद में लोन दिया और उस लोन का रीपेमेंट नहीं हुआ, ब्याज नहीं आई, उस लोन से उन्होंने कोई आमदनी, कोई इनकम जनरेट नहीं की और उसको नुकसान की श्रेणी में डाल दिया गया, उसको बैड डेब्ट बोलते हैं। मतलब एक ऐसा कर्ज जो बैंकों ने तो दिया अपनी बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए, पर बैंकों का नुकसान हो गया, वो पैसा वापस नहीं आया, ना उससे ब्याज मिली। ये जो बैड डेब्ट है, ये लगभग
2018 में 11.2% तक बढ़ चुका था, जो एक बहुत ही खराब स्थिति है। अगर आपका बैड डेब्ट इतना बढ़ जाएगा, बैड लोन इतना बढ़ जाएगा, तो फिर आपकी जो कमर्शियल बैंकें हैं, जो बैंकें हैं, वो बिजनेस कहाँ से करेंगी। ये समस्याएं हमें 2000 के दशक में देखने को मिली। सन 2009 से 2014 तक सरकार ने उच्च राजकोषीय घाटे को देखा, इसलिए सरकार ने मौद्रिक नीति में लंबे समय तक ढील देकर उच्च समृद्धि दर को बनाए रखने का प्रयास किया। उच्च मुद्रास्फीति के कारण नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ अधिक थी। एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं जो कोर इकोनॉमिक्स का पार्ट है। अगर इन्फ्लेशन या मुद्रास्फीति आपकी अर्थव्यवस्था में है, तो मुद्रास्फीति को चेक करना चाहिए, इसको कम करने के प्रयास करने चाहिए। लेकिन हमेशा याद रखो, सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद अगर आपको बढ़ाना है, सकल घरेलू उत्पाद अगर आपको बढ़ाना है, जीडीपी अगर आपको बढ़ानी है, तो आपकी अर्थव्यवस्था में एक निश्चित लेवल पर मुद्रास्फीति का होना अनिवार्य है। लगभग 3, 4, 5% की मुद्रास्फीति अगर आपकी इकोनॉमी में रही है या रहेगी, या फिर जिस हिसाब से आपके देश की जो सेंट्रल बैंक है, जैसे भारत में आरबीआई, वो एक निश्चित लेवल पर इन्फ्लेशन को, मुद्रास्फीति को जो है वो लक्षित करती है, और वो एक आंकड़ा दे, जैसे आरबीआई ने कोई आंकड़ा दिया कि भाई 5% तक मुद्रास्फीति जो है वो बियरेबल है, तो इसका मतलब ये है, आप ये ना सोचें कि आरबीआई इन्फ्लेशन को क्यों प्रमोट कर रही है। किसी भी देश में अगर सकल घरेलू उत्पाद बढ़ेगा, जीडीपी बढ़ेगी, तो इन्फ्लेशन का होना अनिवार्य है। हाँ, लेकिन ये इन्फ्लेशन एक निश्चित सीमा में होना चाहिए जो कंट्रोलेबल हो। राइट, अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। 2009 से 2014 का जो टाइम पीरियड था, इस टाइम पीरियड में अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ट्विन डेफिसिट देखने को मिलेगा। ट्विन का मतलब होता है जुड़वा, डेफिसिट का मतलब होता है घाटा। इसका मतलब है कि बजट डेफिसिट, राजकोषीय घाटा भी जो है वो रहा, और चालू खाता घाटा यानी करेंट अकाउंट डेफिसिट भी देखने को मिला। बजट डेफिसिट लगभग 2013 में 4.9% था, वहीं चालू खाता का घाटा बजट वर्ष 2013 में 4.8% था। तो हमारी अर्थव्यवस्था ने ट्विन डेफिसिट यानी जुड़वा जो दो घाटे हैं उनको देखा, जिसको हम बजट डेफिसिट, राजकोषीय घाटा और चालू खाता घाटा बोलते हैं। वर्ष 2009 से लेकर 2014 तक का जो समय है, इस दौरान भारतीय रुपया जो है उसमें 5.9% की गिरावट आई, यानी इंडियन रुपी जो है उसकी जो वैल्यू है वो गिरनी शुरू हो गई। ये तो था हमारा इस करेंट अफेयर के इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट के बारे में एक चर्चा। अब बढ़ते हैं दूसरी घटना की तरफ। ये घटना है 2014 तक की अर्थव्यवस्था की समृद्धि की यात्रा के अनुभव के लिए गए सबक, कि हमने कौन कौन से सबक लिए हैं किस अनुभव से, जो हमने वर्ष 2014 तक की अर्थव्यवस्था में देखे। द लेसन्स फ्रॉम द ग्रोथ एक्सपीरियंस टिल 2014। जरा देखते हैं, एक नज़र डालते हैं कौन कौन से लेसन्स हमने भारतीय अर्थव्यवस्था में सन 2014 तक सबक के रूप में लिए हैं। हमने अपनी इकोनॉमी को क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी में तब्दील कर दिया। लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी के सुधारों के बाद जो एलपीजी सुधार हमने किए थे, एलपीजी सुधार, एलपीजी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन 1990 के दशक में, इन्हीं सुधारों की तरफ अगर हम नज़र डालें तो हमें देखने को मिलेगा कि हमारी इकोनॉमी बंद अर्थव्यवस्था से खुली अर्थव्यवस्था में बदल गई। भुगतान संतुलन संकट का समाधान भारत ने करने का प्रयास किया, और भारत ने उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की नीति अपनाई, जिसको इंग्लिश में लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, एलपीजी रिफॉर्म्स बोलते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप सार्वजनिक निवेश के प्रभुत्व के स्थान पर सार्वजनिक और निजी निवेश के सह अस्तित्व में बदल गया। इसका मतलब अब इंडियन इकोनॉमी जो है
या इंडियन गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की तरफ आगे बढ़ेगी। भारत को अब प्राइवेट सेक्टर को भी बढ़ावा देना है। भारत को अब पैसा चाहिए, निवेश चाहिए, तो भारत ने पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पर जोर डालना शुरू किया। अगली डेवलपमेंट 1990 और 2000 के जो दशक है उसके दौरान भारत का निजी क्षेत्र समृद्धि और रोजगार सृजन का प्रमुख चालक बन गया। जैसा कि हमने अभी चर्चा की कि भारत में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना शुरू किया, क्योंकि भाई हमें चाहिए पैसा, हमें चाहिए निवेश, और अगर हमें निवेश चाहिए तो निवेश कहाँ से आ सकता है? प्राइवेट सेक्टर से, पूंजीपतियों से। तो हमने प्राइवेट सेक्टर को बढ़ावा देना शुरू किया, राइट। एक बहुत ही पॉपुलर पर्सनैलिटी है R.A. माशेलकर। जरा माशेलकर की एक जानकारी आपके साथ शेयर कर लेते हैं। मैगजीन में इस जानकारी को बताया गया है। R.A. माशेलकर कहते हैं कि भारत के तकनीकी राष्ट्रवाद के जरिए ही भारत ने नागरिक क्षेत्र के साथ साथ अंतरिक्ष, रक्षा, परमाणु ऊर्जा और सुपर कंप्यूटर जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल करी है। तो भारत ने ये अलग अलग सेक्टर्स में जो सेल्फ रिलायंस आत्मनिर्भरता हासिल की है, उनके पीछे के जो कारण है वो R.A. माशेलकर साहब के हिसाब से क्या है, उनको उन्होंने अपने इस स्टेटमेंट के साथ व्यक्त किया है। एक जानकारी और, प्रौद्योगिकी की समृद्धि के प्रमुख चालक कौन कौन से हैं? टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की जो ग्रोथ और डेवलपमेंट हुई है उसके पीछे प्रमुख चालक, इनके बारे में भी चर्चा की गई है। बोला गया कि 1980 के दशक से भारत अपनी अर्थव्यवस्था में रूपांतरण लाने के लिए धीरे धीरे और लगातार प्रौद्योगिकी पर उपयोग कर रहा है। आपको इंडिया के साइंस एंड टेक्नोलॉजी रिसर्च और डेवलपमेंट, इन सभी के विकास कार्यों को अगर देखना है तो आप इसरो को उदाहरण के रूप में ले सकते हैं। हमारे पास इंडिया जो है आज PSLV का हॉर्स पावर है और हम GSLV पर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ 100 से ज़्यादा जो सैटेलाइट्स हैं वो एक ही साथ लॉन्च की जा चुकी हैं सफलतापूर्वक। तो हमारे पास आज जो PSLV है उसका इंडिया एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट बन चुका है। तो हम बहुत सारे विकास कार्य साइंस एंड टेक्नोलॉजी में कर चुके हैं। कई सारी चीज़ें हैं, मंगलयान वगैरह, जो आपको पता होंगी। 2014 से लेकर अभी तक जो बरकरार रही हैं चुनौतियां, वो चुनौतियां कौन कौन सी हैं, जरा एक नज़र डालते हैं। सन 2014 से लेकर आज तक कौन कौन सी चुनौतियां भारत में बरकरार रही हैं। पहला तो समृद्धि में गिरावट। लगातार 2012 से 2014 तक अगर हम देखें तो फैक्टर कॉस्ट पर GDP ग्रोथ रेट 5% से भी कम रही है। मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन 2013 से 15 तक यानी 5 सालों में खाद्य पदार्थों की WPI इन्फ्लेशन, होलसेल प्राइस इंडेक्स वाला जो मुद्रास्फीति है वो औसतन 12.2% रही है सालाना। यानी मूल्य वृद्धि, जिसको हम इन्फ्लेशन बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं, अगर ये 12% से ज़्यादा है तो ये चिंता का विषय है। इसके अलावा मुद्रास्फीति के अलावा हमने संरचनात्मक बाधाएं देखी। कुछ हमने ऐसे हिंड्रेंसेस, ऐसी रुकावटें, ऐसी बाधाएं देखी जो संरचनात्मक हैं, जैसे डिसीजन मेकिंग की तुरंत डिसीजन मेकिंग नहीं होती, निर्णय लेने में वक्त लगता है, समय लगता है, तो त्वरित निर्णय नहीं होगा तो वो काम खराब हो जाएगा। सब्सिडी से जुड़ी समस्याएं, विनिर्माण क्षमता से जुड़ी समस्याएं और बड़े अनौपचारिक क्षेत्र की मौजूदगी। इसके अलावा कम कृषि उत्पादकता, यानी जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है, कृषि में जो उत्पादन है वो कम हो रहा है। तो ये लगातार होने वाली समस्याएं जो हम 2014 से लगातार देखते चले आ रहे हैं, उनमें से कुछ समस्याएं हैं, जैसे समृद्धि में गिरावट, मुद्रास्फीति, संरचनात्मक बाधाएं। इसके अलावा एक चीज़ और जो बहुत रेगुलरली देखी गई है वो सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट्स। सप्लाई साइड में, सप्लाई चेन में हमें कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिली हैं जो लगातार सामने आती रही हैं। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। वर्ष 2014 से 2024 तक, यानी ये जो दशक है 2014 से 2024 तक, इसको डिकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेटिव ग्रोथ बोलते हैं, रूपांतरणकारी समृद्धि का दशक बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि इन 10 सालों में
इन 10 सालों में जो ग्रोथ हुई है, जो समृद्धि हुई है, वो ट्रांसफॉर्मेटिव हुई है, रूपांतरण हुआ है उसका अचानक से पहले की तुलना में। जरा नजर डालते हैं कैसे। भारत में एक मजबूत और प्रभावशाली ग्रोथ देखी गई, समृद्धि देखी गई। इसके चलते दशक 2014 से 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था जो है ग्लोबल लेवल पर, वैश्विक स्तर पर 10वीं से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है। तो भारत अब पूरे दुनिया में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है। इस दशक में नीतिगत और आर्थिक सुधारों के कारण भारत जो है वो G20 देशों में सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। ये पॉजिटिव डेवलपमेंट हुआ। इस दशक में भारतीय अर्थव्यवस्था ने पुनर्बहाली और चुनौतियों को अवसरों में बदलने की क्षमता प्रदर्शित की है, जो आप बहुत पॉपुलरली जानते होंगे, आपदा को अवसर में बदलना। ये जो है वो काफ़ी पॉपुलर इंडियन इकोनॉमी में एक स्टेटमेंट है। मोदी सरकार की इस गवर्नमेंट में जो है ये आपदा को अवसर में बदलने वाली चीज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में रहती है। वैश्विक महामारी जो पेंडेमिक हमारा फैला था कोविड-19 के रूप में, कोरोना वायरस के रूप में, उसके कारण वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की जो आर्थिक समृद्धि है, ग्रोथ है, इकोनॉमिक ग्रोथ, उस पर प्रभाव पड़ा था। इस टाइम पीरियड में रियल जो जीडीपी ग्रोथ है वो नेगेटिव रही थी, नेगेटिव में -5.83 रही थी कोरोना की वजह से सन 2020-21 में। वैश्विक महामारी संकट के दौरान राजकोषीय, मौद्रिक और स्वास्थ्य संबंधी व्यापक प्रयास किए गए, जिसके जरिए भारत सरकार की तुरंत प्रतिक्रिया देखी गई और भारत में आर्थिक पुनर्बहाली संभव हुई। अगर सरकार इतनी एक्टिव न होती, इतनी सक्रिय न होती, तो शायद इतने कम समय में इंडियन इकोनॉमी दोबारा से ग्रो न कर पा रही होती। 2023-24 में वर्तमान अनुमान के अनुसार भारत की जो रियल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 7.3% रहने का अनुमान है, कि अब जो हमारी ग्रोथ रेट रहेगी वो 7% से ज़्यादा रहेगी, मोर देन 7% हमारी जीडीपी रहेगी 2023-24 में, ऐसी संभावनाएं देखी गई है। वित्त वर्ष 2021-22 में 9.1% थी हमारी जो, और वित्त वर्ष 2022-23 में 7.2% रही। शहरी जो बेरोजगारी दर है, अर्बन अनएम्प्लॉयमेंट रेट, शहरों में बेरोजगारी दर वो घट गई है और घटकर 6.6% हो चुकी है, जो एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। रूपांतरणकारी समृद्धि का दशक हमने बोला है 2014 से 2024 के टाइम पीरियड को। तो हमने कैसे ट्रांसफॉर्मेशन किया, किन किन चीज़ों को हमने बदला और कैसे हम इस ग्रोथ की तरफ अग्रसर हुए हैं। खराब परिस्थितियों में, कोविड की परिस्थितियों से जूझकर जहां एक नेगेटिव ग्रोथ रेट थी भारत की, वहां से लेकर आज हम 7% से ज़्यादा जीडीपी ग्रोथ की तरफ आए हैं। ऐसा कैसे हुआ, राइट? अब बढ़ते हैं आगे की तरफ। रेजिलिएंट सेवा निर्यात और तेल आयात के घटते बिल के परिणाम स्वरूप वित्त वर्ष 2023-24 में पहली छमाही में, फर्स्ट 6 मंथ्स में, भारत का जो करेंट अकाउंट डेफिसिट है, चालू खाता घाटा और जीडीपी है, वो 1% तक पहुंच गया है। आज़ादी के बाद पहले 67 वर्षों में भारत में 74 हवाई अड्डे बनाए गए, जबकि पिछले 9 वर्षों में ये संख्या हो गई 2 गुनी। हमने 2 गुने से ज़्यादा सरकार ने अड्डे बनाए हैं, हवाई अड्डे, जो पहले शुरुआती 67 ईयर्स में 74 हवाई अड्डे थे, 74 हवाई अड्डे थे। विश्वविद्यालय की अगर बात करें तो विश्वविद्यालयों की संख्या जो है 2014 में थी 723 और 2023 में बढ़ गई 1113। साथ ही उच्चतर शिक्षा में हम कुल छात्र नामांकन की बात करें कि कितने बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो 2014 में ये था 3.4 करोड़ रजिस्ट्रेशन का डाटा, जो 2023 में 4.1 करोड़ बढ़कर हो गया। अब छात्रों का सकल नामांकन अनुपात ये 2020 में था 27.9%, जो वित्त वर्ष 2009-10 में 12.7% हो गया। अब ये सकल नामांकन अनुपात GER, ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो, ये ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो
कितने बच्चों ने स्कूल में एनरोल कराया, कितने बच्चों ने स्कूल में नाम लिखाया। उन बच्चों में अगर आप देखोगे कि जो एनरोलमेंट्स हुए हैं, जो नाम स्कूलों में अब एडमिशन्स के रूप में बढ़े हैं, वो संख्या बहुत ज़्यादा हो चुकी है। 2009-10 में ये जो डाटा था वो 12.7% था, ग्रॉस एनरोलमेंट रेट, कि कितने बच्चों ने दाखिला लिया है स्कूलों में, वो संख्या, वो दर 12.7% थी वर्ष 2009-10 में, और ये बढ़ चुकी है 2020 में। अब ये लगभग 28% हो चुकी है। कितनी हो चुकी है? 28%। तो आज की क्लास में हमने इकोनॉमिक्स की शुरुआत की है और जानने की कोशिश ये की कि पीटी 365 जो है सीरीज़, इस सीरीज़ में इकोनॉमिक्स से रिलेटेड पिछले एक वर्ष में कौन कौन सी जो न्यूज़ हैं वो चर्चा में रही है। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें, ताकि हम इन क्लासेस को और इम्प्रूव कर सकें, ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है इकोनॉमिक्स की या बाकी सब्जेक्ट्स की जो भी क्लासेस के रूप में यहाँ पर हम चलाते हैं वो बेहतर हो सके। क्लास का ड्यूरेशन कम रखा जाए या ज़्यादा रखा जाए, इस पर भी सुझाव दें। क्या हम इसे 2 घंटे की लंबी वीडियो बना सकते हैं या 3-3 घंटे के हम बड़े सेशंस रख सकते हैं, जिससे हम जल्दी अपने इस पीटी 365 सीरीज़ को समझ कर बेहतर तरीके से कंप्लीट कर सकें, या फिर हम शॉर्ट वीडियोस के माध्यम से ही इसको चलाएं, 20 मिनट, 15 मिनट या फिर हाफ एन आवर, आधा घंटा। सुझाव अवश्य दें, क्योंकि ये क्लासेस अगर आपको कुछ फ़ायदा पहुंचा सकती हैं तभी ये कारगर है, वरना ये सब बेकार है। थैंक यू वेरी मच, स्टे सेफ, कंटिन्यू लर्निंग। जय हिंद।